अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सख्त गिर और खामोश तबाह अपने काम से काम रखने और मीडिया की नज़रों से ओझल रहने का फन जानने वाले एक दबंग अफसर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर DGISI मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर दी गई है। उनकी ये तौसीह पाकिस्तान की हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल और पॉलिसी में तसलसल की वजह से की गई है। उनकी मुद्दत मुलाजमत इस माह के अख्ताम पर मुकम्मल होना थी, लेकिन इस मुद्दत के मुकम्मल होने से पहले ही उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की गई है। गो के तौसीह की खबरें बहुत पहले से ही गर्दिश कर रही थी, लेकिन आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सऊदी मीडिया अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने बतौर DGISI नवंबर 2021 में अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। वो इस ओहदे पर तैनाती से कबल कराची के कोर कमांडर की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह सियासी और सिक्योरिटी दोनों लिहाज से अहम समझी जा रही है। पूरे मुल्क में खासकर बलूचिस्तान और KP में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। सिर्फ नवंबर के महीने की बात की जाए तो दहशत गर्दों की जानिब से की जाने वाली बुज़दिलाना कार्रवाइयों में अब तक 20 के करीब फौजी जवान शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी से मुताल्लिक पॉलिसी इस बात की मुतकाज़ी थी कि ऐसे ऑफिसर को कुछ देर तैनात किया जाए जो खित्ते की जोग्राफियाई और सिक्योरिटी मामलात मजबूत गिरफ्त रखता है। इनकी खूबियों के पेश नज़र उन्हें जो है वो शायद ही कोई उनसे बेहतर कोई चॉइस होती जो इस ओहदे के लिए इस वक्त थी। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए तो गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तीनों सूबों में दहशत गर्दों की जानिब से बड़े हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 20 के करीब फौजी शहीद और 5 आम शहरी भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि तकरीबन 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। सबसे मौलिक हमले गवादर और मियाँ वाली में किए गए। 3 नवंबर को गवादर में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो जिला गवादर में पसनी से ओमाड़ा जा रही थी, और बदकिस्मत वाक़े में 14 फौजी एहलकार शहीद हुए थे, जिसके बाद लकी मरवत में 2, डेरा इस्माइल खान में 1 फौजी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में शहीद हुए। इसके बाद दहशत गर्दों का एक और मौलिक हमला 4 नवंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियाँ वाली पर किया गया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। हमला करने वाले 9 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया था। डेरा इस्माइल खान के इलाके टांक में गुलेमाम थाने की हदूद में चौकी पर हमला हुआ, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है और अहम अमर यह है कि इस सिक्योरिटी सूरत हाल में जो इंतहाई दिगरगू है, ऐसे में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कुछ पॉलिसीज़ का तसलसल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शायद इन्हीं पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए नदीम अंजुम साहब को रिटेन किया गया है, विच इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। इसकी बाज़गश तो पहले भी थी, लेकिन अब ये चीज़ें खुद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कन्फर्म कर दी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली जो अहम डेवलपमेंट्स है ज़रा उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 अहम केसेस थे। एक केस तो वो था जो कोर्ट रूम के अंदर था, और दूसरा वो था जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस काजी फायजी साहब जब से काज़ी उल क़ज़ा बने हैं, तब से सुप्रीम कोर्ट एक अलग ही मंजर पेश कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट बदली दिखाई देती है, जिस पर मनपसंद बेंचेस बनाने का इल्ज़ाम लगाया जाता था। आज की सुप्रीम कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल बरक्स, जिसके फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता था, मुख्तलिफ जमातें और इदारे शिकवा कुना होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट से यकसर अलग है, जिसमें 184(3) का इस्तेमाल करके लामहदूद अज खुद नोटिस लिए जाते थे। इन चैम्बर समातों का दौरा होता था। ये सुप्रीम कोर्ट गिरोहबंदियों से पाक है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट में फैसला पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं हो रहा। ऐसे केसेस टेकअप नहीं हो रहे जिससे अदलिया पर एतमाद की जगह खुदनुमाई का तासुर ज़्यादा मिले। मौजूदा चीफ जस्टिस साबिकीन की तरह मखसूस सहाफ़ियों के गिरोह की तरफदारी कर रहे हैं, और ना ही इस तरह से दावत टाइम की महफिलें सजाई जा रही है, जिसमें ताम का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। अब धूल मिट्टी और गर्द में उनके ऐसे केसेस की समाअत भी हो रही है जिनके वाज़े फैसले होने से जमहूर आइन की सरबलंदी होगी। तमाम इदारे बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का तयन होगा। यहाँ तक कि डिक्टेटर्स के दौर में की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का अजाला भी मुमकिन हो सकेगा। काजी फायजीसा ने आते ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद करा के असम्बली हुर्मत बढ़ाई। अपने इख्तियारात में 3 रुकनी कमेटी को सरेंडर कर दिए। फैज़ाबाद धरना केस की अपील की दरखास्तें टेकअप की। ये वो केस था जिसने एक जमहूरी हुकूमत को कमज़ोर करने में कलीदी किरदार अदा किया था। और अब मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ 2019 में दायर दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर किया गया है। यह अमल अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम की सजा से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील में हामिद खान, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से आबिद साकी,
सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से रशीद रिजवी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से सलमान सफ्दर अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा है तमाम वकीला मौजूद हैं। बेंच के बारे में चहमगोइयां हो रही थी। वजाहत करना चाहता हूं कि मैं बेंचेस तब्दील करने के हक में नहीं हूं। जस्टिस मंसूर को बेंच में इसलिए शामिल किया गया कि ये माजी में मुकदमा सुन चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। इस दौरान परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफ्दर ने जारी कानून में तरमीम के बाद खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला मुतफ़िका नहीं था। परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में सजा सुनाई गई। चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ के वकील से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी दरखास्त को नंबर क्यों नहीं लगा। इस पर सलमान सफ्दर ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया कि सजा याफ्ता के सरेंडर किए बगैर अपील दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समाअत में अपील एतराजात के साथ खुली अदालत में मुकर्रर करने का कहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी। सलमान सफ्दर ने बताया कि चैम्बर समाअत के बाद आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। अपीलें इतनी ताखीर से क्यों मुकर्रर हुई, इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अदालत की गलती है तो कहें, आप सीनियर वकील हैं। इस पर सलमान सफ्दर ने कहा कि सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सुना जाना बुनियादी हक है। चैम्बर में भी इस्तदा की थी कि मामला अदालत में मुकर्रर किया जाए। बादअज़ा सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के अलावा दीगर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिए। दूसरी जानिब आज सुप्रीम वाले से एक और अहम खबर सामने आई। ये खबर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को जारी किए गए शो कॉज नोटिस के हवाले से थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 27 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय काउंसिल पर ही एतराज़ात उठा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अफगान पर एतराज़ात उठाए हैं। और ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जस्टिस काजी फाइज़ा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा और जस्टिस नईम अफगान को मेरे खिलाफ काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा है कि जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। आइन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रूल्स बनाने की इजाज़त ही नहीं देता। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक जुडिशल काउंसिल रूल्स को पहले ही गैर आइनी कह चुके हैं। उन्होंने अपने एतराज़ में कहा कि शो कॉज नोटिस में अपना मौक़िफ़ तब्दील करने की दोनों जजेस ने कोई वजह नहीं बताई। शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहस हुई, ना ही किसी से मालूमात ली गई। जस्टिस सरदार तारिक के केस में काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे। मेरे केस में शिकायत कुनिंदा को बुलाया, ना ही मज़ीद मालूमात फराहम करने का कहा गया। जो मौका जस्टिस सरदार तारिक को काउंसिल की जानिब से दिया गया वो मुझे नहीं मिला। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का ये भी कहना कि शो कॉज नोटिस में कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। शो कॉज के साथ मुंसलिक 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्ज़ामात हैं जिनके शवाहिद भी मौजूद नहीं है। ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सीमा पर हो रही है। मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी और नामुनासिब है। अब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर बेशुमार एतराज़ात उठा दिए हैं जो खुद सवाल तलब है। अब ज़ाहिर है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के लिए तो ज़रूरी था कि इजहार वजूह के नोटिस पर वजूहात बताते, शो कॉज का जवाब देते। ये एक ऐसा अमल है जो उन्होंने खुद ही अपने लिए यूँ लगता है कि जैसे एक गड़ा खोद दिया है, क्योंकि जो टाइम उनको दिया गया था, वक्त दिया गया था, उस वक्त को उन्होंने अब देखना तो है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या कार्रवाई करती है। और साथ ही साथ आज जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के अगेंस्ट साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जो अपीलों पर समाअत हुई है वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इन दोनों मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस में वो अपीलें जो गुज़श्ता 4 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी, बिलाखिर 4 साल बाद खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई और उनमें एक अपील तो आपकी भी थी जो उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट फैसला दिया था उस पर थी। ये कहेगा कि ये अपीलें 4 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना इटसेल्फ कितना गैर मामूली अमर है? देखिए, ना सिर्फ ये केस बल्कि कई और ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको अरसा दराज से नहीं लगाया गया। मसलन
एक साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेठ साहब मरहूम वकार सेठ साहब, उनका एक केस वो जो उन्होंने फाइल किया हुआ था आउट ऑफ टर्न सीनियरिटी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के हवाले से, वो भी अभी तक नहीं लगा। उन्होंने जो आर्मी कोर्ट्स से सजा याफ्ता मुल्जमान थे, उनका केस जो उन्होंने बरी कर दिए थे, उनका केस अभी तक नहीं लगा। तो ऐसे काफी सारे केसेस हैं जो मेरा ख्याल है आप जिस तवातर से लग रहे हैं, होपफुली विद इन अ मंथ और टू सारे फिक्स भी होंगे और डिसाइड भी होंगे। अच्छा, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस वक्त रजिस्ट्रार ने एतराज किया था इन अपीलों के ऊपर कि परवेज मुशर्रफ साहब को खुद आना पड़ेगा और आके ये अपील दायर करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एतराज था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूर किया है। जाहिर है परवेज मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर वो जो स्पेशल ट्राइब्यूनल था उसके सरबराह जस्टिस वकार सेठ जिनका हवाला भी आप दे रहे हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब ये जो अपीलें हैं जिसमें अब परवेज मुशर्रफ साहब की अहलिया पेश होंगी और फर्दर वो इस केस को आगे लेकर चलेंगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इस केस का फेट क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, कानून तो यही है और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस भी यही है कि जब कोई सजा के खिलाफ अपील हो तो मुल्जम को जरूर सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर कोर्ट और बिफोर एजेंसीज, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। लेकिन इस केस में वो सरेंडर नहीं किया और उन्होंने अपील फाइल कर दी। जो आज मंजूर हुई फॉर रेगुलर हियरिंग इनकी अपील, तो वो एक केस की बेसिस पे हुई, बेनजीर भुट्टो वाला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गैर हाजिरी को उनको इस्तिस्ना देते हुए उनकी अपील को डील किया और रेगुलर हियरिंग के लिए उसको नोटिस इशू किया। तो इसी बुनियाद पे परवेज मुशर्रफ साहब की अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मौजूदा बेंच ने जो रेगुलर हियरिंग के लिए एडमिट कर लिया। अच्छा, यानी ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को दूर किया गया, अदरवाइज तो जाहिर है कि खुद पेश होना जरूरी है क्योंकि इस केस में परवेज मुशर्रफ साहब तो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, वो तो है नहीं, तो टेक्निकली रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को दूर किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पेश नजर क्या है? देखिए, एक तो वो अपील है जो परवेज मुशर्रफ साहब की थी, दूसरी वो अपील है जो आप लोगों की है जिसमें आपने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को जो 3 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी थे, जिसमें जस्टिस अमीर भट्टी भी थे जो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, यानी 3 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। तो अभी आपकी जो प्रेयर है वो क्या है? या आप ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल ट्राइब्यूनल है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बना था, लाहौर हाई कोर्ट या कोई हाई कोर्ट उसको सेट असाइड नहीं कर सकती थी? जी बिल्कुल, हमारा जुरिसडिक्शन पॉइंट पे, जुरिसडिक्शन ग्राउंड पे हमारी ये अपील है कि लाहौर हाई कोर्ट को कतन कोई इख्तियार नहीं था इस ट्रिब्यूनल के फैसले को अनडू करना या अदरवाइज करना, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत इसको यहाँ पे बनाया और उसकी तमाम हियरिंग इस्लामाबाद में हुई। और आपको याद होगा कि उसके सरबराहान सीनियर तरीन हाई कोर्ट के जजेस हुआ करते थे या चीफ जस्टिस, और उन्होंने जो फैसला भी किया वो चूंकि 3 रुकनी ट्रिब्यूनल था और उसकी अपील आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। और इसी वजह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां से बरी होने के बावजूद डिससेटिस्फाई थे वहां के अपनी फेवर में फैसले को, तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज किया उस सजा को क्यों। और इसीलिए आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप किस हवाले से आप अपील में आए, और उनके वकील साहब ने बताया कि हमने आइन और कानून के मुताबिक अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की है। हमारा केस 184(3) का नहीं है, बल्कि एक अपील जो है वो हमने फाइल की है उस जजमेंट के खिलाफ जिस जजमेंट में परवेज मुशर्रफ साहब को सजा हुई थी। अब एक तरफ तो उनके वकील हैं जो परवेज मुशर्रफ की उस सजा के खिलाफ अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील किया, उस फैसले के खिलाफ जो स्पेशल ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आया था। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब दुनिया में नहीं है, यानी जो ट्राइब्यूनल का फैसला है अगर उसको बरकरार रखा जाता है तो अब एक मुलजिम जो है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर इस फैसले की सिग्निफिकेंस क्या होगी? मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक ऐसी तल्ख हकीकत है
जो कि सबको माननी पड़ेगी। और हम अभी भी कन्विंस्ड हैं कि जो इल्ज़ामात परवेज़ मुशर्रफ साहब पर लगाए गए थे और जिनके तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई, वो बिल्कुल दुरुस्त थे। और ट्रिब्यूनल का फैसला भी अब तमाम जो शहादतें हैं उनको कलमबंद करने के बाद बड़ी डिटेल के साथ ये फैसला हुआ था और बड़ा दुरुस्त फैसला था। और इसकी वजह ये है कि ताकि किसी और ताले आजमा को मौका ना मिले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने का, या कॉन्स्टिट्यूशन को जो है किसी हवाले से भी वो बिल्डोज करने का। तो हम समझते हैं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए और ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो आपको नजर आएगा कि जब भी कोई ताले आजमा, कोई आमर आया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, कोई कोई ऐसा अपना ऑर्डर जो है वो मार्शल लॉ ऑर्डर जारी किया, या और कोई किसी और तरीके से उन्होंने हुकूमत संभालने के लिए अपने आप को जायज करार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एंडोर्स किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर आमर को जिसने आइन के साथ गद्दारी की, आइन को सस्पेंड किया, उसको उसको एंडोर्स किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ को 3 साल के लिए अमेंडमेंट की भी इजाजत दे दी। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला आना जरूरी है ताकि कम से कम मुस्तकबिल में इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो सके और कोई भी आइन को सबोटाइज ना कर सके, आइन को सस्पेंड ना कर सके और कोई गैर आइनी इकदाम ना कर सके। तो ये बहुत जरूरी है, मैं समझता अच्छा हूँ। पाशा साहब, दूसरा इंपॉर्टेंट मामला आज कोर्ट रूम के अंदर तो नहीं था, लेकिन जवाब जरूर आ गया। 27 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस इशू किया गया था और कहा गया था कि 10 नवंबर तक इसका जवाब सबमिट कराया जाए। जवाब तो आज मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर एतराज़ात उठा दिए गए हैं। इन एतराज़ात को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि उनको शो काज नोटिस का जवाब जरूर देना चाहिए था और उसमें ये ऑब्जेक्शन ले सकते थे। कोई अमर माने नहीं था कि ये ऑब्जेक्शन वो ना ले सकते। बहरहाल एक बस उन्होंने मिस कर दी और उन्होंने शो काज नोटिस का जवाब नहीं दिया, बल्कि लास्ट डे पे उन्होंने जो एक ऑब्जेक्शन पिटीशन दे दी, तो वो भी मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है, क्योंकि जो इंक्वायरी कमीशन की तश्कील हुई थी उसमें जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस नईम अफगान शामिल थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ नोटिस इशू किए थे पार्टीज को। और ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई थी उनकी तरफ से, कोई ऑर्डर नहीं आया था जिसकी वजह से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ये बात करें कि जनाब ये तो बायस्ड हैं। क्योंकि बायस साबित करने के लिए उनको कोई ऐसी चीज सफा मिसल पे लानी पड़ेगी कि जिससे ये साबित हो कि उस कमीशन ने हेयरिंग के दौरान ये बात की है। कमीशन ने तो उनके मुतल्लक कोई बात नहीं की। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सब्सटेंस है और यकीनन मुझे लगता है कि शायद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो उनके इस ऑब्जेक्शन को मुस्तरद कर दे। तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एकतरफा कार्रवाई भी कर सकती है? यकतरफा कार्रवाई जाहिर है, इनको नोटिस जारी होंगे और एक बस उन्होंने मिस कर दिए, जैसा कि मैंने पहले कहा। उनको जवाब देना चाहिए था तफसील के साथ शोकाज नोटिस का, उसमें बड़ी अहम किस्म के सवालात किए गए थे उनको, तो उन्होंने नहीं जवाब दिया और वो टाइम फ्रेम जो है वो गुजर गया। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्शन उन्होंने कर दिया। अब इसका ये होगा कि जी अगर ये इसको फैसला करता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो फाइल करेंगे पिटीशन, जिस तरह के पहले हुई है, जस्टिस सदीकी साहब ने की है या जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौई साहब ने की थी। तो उनकी यही ख्वाहिश होगी कि ये ओपन कोर्ट में समाप्त हो, इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। लास्टली जस्टिस शौकत सिद्दीकी का आपने हवाला दिया, तो वो केस भी अभी तक है। आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको भी टेकअप कर ले, क्योंकि उमरता बंदयाल साहब के दौर में तो नहीं हुआ। जी बिल्कुल, वो यकीनन वो करेंगे, वो करना चाहिए उनको, बल्कि वो तो इसी इंतजार में वो रिटायर भी हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ भी जाती है। वो इंसाफ के लिए
दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए जो भी है। और उन्होंने किसी ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया कि ये इन्होंने गलत कहा है और ये चीजें हैं, और वो अपनी एविडेंस लेके फिर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। किसी भी खेल में जीत या शिकस्त अमूमन दो ही नतीजे निकलते हैं। जीत पर तमाम ही लोग मुसरत का इजहार करते हैं, लेकिन हार किसी को भी हजम नहीं होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किलात से दो चार है, बुरी परफॉर्मेंस है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जिस अंदाज में तनकीद हो रही है ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये रवैये बतौर माशरा हमें अखलाक और किरदार की पस्तियों में डाल देता है। ऐसा ही कुछ आजकल क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है, जो बज़ाहिर वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ये टूर्नामेंट से आउट नहीं हुई है। इसका आखिरी मार्का इंग्लैंड से बाकी है, लेकिन हमारे बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स, शायकीन और यहाँ तक जो इस खेल को बिल्कुल समझते ही नहीं है, वो भी कौमी टीम पर खुलकर तनकीद कर रहा है। तरह तरह के इल्ज़ामात और सख्त एहतसाब की बातें हो रही हैं। जो कौम शिकस्त से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ले, ऐसी कौमें ना तो तारीख़ में जगह बना पाती हैं और ना ही इंसानियत उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करती है। और इस बार कम से कम क्रिकेट के मैदानों में हमारे साथ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफ़र ख़त्म होने से बहुत कबल ही इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है, जिसने ना सिर्फ हमारे कौमी खिलाड़ियों को मायूस किया है, बल्कि उन साबिका लेजेंड्स को भी पछताने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने अपने दौर में मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक किया। हज़ारों रन्स बनाकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, और जिनकी काबिलियत और बेहतरीन क्रिकेट से दुनिया आज भी उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से याद करती है, लेकिन अपने ही मुल्क में वो रुस्वा किए जा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं बाबर आजम और इंज़मामुल हक की। आज बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बेहतर प्लानिंग और मेहनत से अभी भी सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। बाबर आजम, जिन्हें कल अपना बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे तल्ख सवालात किए गए। इन सख्त सवालात को कैसे रिस्पॉन्ड किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के हवाले से जहाँ बाबर आजम पुरज़्म दिखाई दिए, वहीं वो तनकीद बनाए तनकीद पर कुछ मायूस भी नज़र आ रहे थे। वो मायूस क्यों ना हो, वो खिलाड़ी जिसके खेल और कवर ड्राइव की पूरी दुनिया मोतरफ है, जिन्होंने कम उम्री में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ही टीम में जगह बनाने से लेकर कप्तान बनने तक का सफ़र तय किया। उनकी सब खिदमात सलाहियतों को भुलाकर एक टूर्नामेंट की बुनियाद पर तनकीद का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया गया, जो कोई भी शख्स उससे देखकर यकीनन मायूस ही होगा। अब ना सिर्फ मायूस होगा बल्कि थोड़ा पछताएगा भी। दूसरी जानिब हमारी टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर, जिन पर इल्ज़ामात की बौछार है, उसके बाद उनका गुज़श्ता से पैवस्ता शब्द जल्दबाजी में इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। तो इस इंज़मामुल हक के खेल की पूरी दुनिया आज भी मुतरफ़ है। वो इंज़मामुल हक जिसके बारे में वसीम अकरम कहते हैं कि वो किसी भी बल्ले से मैदान में जाकर सेंचुरी बनाने की सलाहियत रखता है, वो खिलाड़ी जो 16 बरस तक कौमी टीम में रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाना जाता हो, वो खिलाड़ी जो अपने करियर के आखिरी मैच में आउट होने के बाद नम आंखों से स्टेडियम से रुखसत हो रहा था, तो पूरा पाकिस्तान, पूरा एशिया, पूरी दुनिया में मौजूद क्रिकेट के शायकीन उनकी गिरा कदर खदमात पर उन्हें सल्यूट कर रहे थे। वो इंज़मामुल हक उर्फ इंजी आज करप्शन की इल्ज़ामात से लड़ रहा है और टीवी प्रोग्राम्स में अपनी सफाइयाँ दे रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ इल्ज़ामात की इंक्वायरी करने वाली टीम ने उन्हें सफाई तक देने के लिए नहीं बुलाया है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों में इंज़मामुल हक का शुमार होता है। पूरी दुनिया में तीसरे सबसे बड़े क्रिकेटर, जिसने सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में 20,000 रन्स बना रखे हैं, वो आज इस तरह के इल्ज़ामात की जद में है, तो शायद तकलीफ़ तो होती होगी। इंज़माम कौन थे, ज़रा उसकी एक झलक आपकी, क्योंकि 92 वर्ल्ड याद करते हैं। 92 वर्ल्ड कप में जहां और बहुत से लोगों को इसकी जीत का सेहरा जाता है, इमरान खान को याद रखा जाता है, वही इंज़मामुल हक का कितना इंपॉर्टेंट किरदार था और फिर उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर के अंदर जो है उनकी कितनी बड़ी बड़ी इनिंग्स रही। ये इंज़मामुल हक है और इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं, बेस्ट मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स ये कहते हैं कि उससे अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन कोई नहीं था। तो आज इंज़मामुल हक पर जिस तरह के इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है और पेशतर इससे कि 5 रेकनी इंक्वायरी कमेटी कुछ अनफोल्ड करती, कुछ डिसीजन लेती, उससे पहले ही उन पर जिस अंदाज में तनकीद हो रही है, आज हम उस तनकीद को भी कंडेम करते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त मैदान में है, आप इसी खेल के दौरान टूर्नामेंट ख़त्म होने से पहले ही जो तनकीद का अंबार लगा दिया गया है और जिस अंदाज में खुद ही इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, उसको भी कंडेम करते हैं। कल अब पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। ज़ाहिर है मैच अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। हम उम्मीद करते हैं
कि पाकिस्तान को टीम अपना बेस्ट देगी, 200% देगी और इंग्लैंड को कम से कम इतने मार्जिन से हरा देगी कि हम सेमीफाइनल को क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर ना भी किए तो कम से कम जिसे कहते हैं कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, ये होना ज़रूर चाहिए। टीम को बकअप करना चाहिए और टीम को पूरी सताइश के साथ मैदान में उतारना चाहिए कि वो सुरखरू होकर मैदान से वापस लौटे। गुज़श्ता रोज़ हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत से और बड़ा दुख होता है कि जब अल्लामा इकबाल से ऐसे अशार मंसूब किए जाते हैं जो इंतहाई बेवज़न होते हैं, जिनके बारे में शायद ख़ुद अल्लामा इकबाल ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ शेर है, तो यकीनन दुख होता है। अहले अदब को भी दुख होता होगा। कलाम इकबाल और प्याम इकबाल से मोहब्बत का तकाज़ा है और इकबाल का हक़ है कि हम ऐसे अशार को हरगिज़ इकबाल से मंसूब ना करें जो इकबाल ने नहीं अदा किए। पहली किस्म ऐसे अशार की है जो हैं तो मयारी और किसी अच्छे शायर के हैं, मगर उन्हें गलती से इकबाल से मंसूब कर दिया जाता है। ऐसे अशार में उमूमन उकाब का जिक्र आता है, कौम और खुदी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो हम फौरी तौर पर ये तासुर लेते हैं कि जैसे इकबाल के लिखे हुए शेर हैं। मिसाल के तौर पर तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये शेर अल्लामा इकबाल से मंसूब किया जाता है, लेकिन ये उनका शेर नहीं है बल्कि जनाब सैयद सादिक हुसैन का है। इसके अलावा इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी, ये भी अल्लामा इकबाल से मंसूब किया जाता है, लेकिन ये वक़ार अम्बालवी साहब का लिखा हुआ शेर है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये ज़फ़र अली ख़ान का मशहूर शेर भी इकबाल से मंसूब करके पढ़ा और सुना दिया जाता है। फिर ऐसे अशार हैं जो हैं तो वज़न में मगर अल्फाज के चुनाव के लिहाज से कोई ख़ास मयार नहीं रखते, या कम अज़ कम इकबाल के मयार उसलूब के करीब भी नहीं है, लेकिन उन्हें भी अल्लामा इकबाल से जोड़ दिया जाता है। मसलन इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ये मशहूर शेर सरफराज बज़मी का है, लेकिन इल्म और तहकीक से यारी लोग इसे अल्लामा इकबाल से मंसूब करते हैं। इसी तरह तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका इल्तिजा ना मुझे शऊर नमाज है। इस शेर के खालिक नामालूम है, इसीलिए उन्हें भी इस शेर को भी इकबाल से मंसूब कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात लोग अपनी बात को मोतबर बनाने के लिए वाज़ेह तौर पर मन घड़त अशार इकबाल से मंसूब कर देते हैं। मसलन ये अशार ग़ालिबन शिद्दत पसंदों की जानिब से शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ इकबाल के प्याम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। इसी तरह इकबाल को अपना हिमायती बनाने की कोशिश मुख्तलिफ मजहबी और मसलकी जहतों से भी की जाती है, जबकि उनका इकबाल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, बल्कि अफ़कार इकबाल से भी ये जुल्म है। अब वो रोए जो मुनकर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते, ये भी इकबाल से मंसूब कर दिया जाता है। फिर ए इकबाल, कुछ ऐसे अशार हैं जो ए इकबाल से शुरू होते हैं। इस किस्म के अशार को भी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब कर दिया जाता है, जो इंतहाई नामुनासिब बात है, गैर अदबी बात है और अनजस्टिफाइड भी है। अब हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के गुज़श्ता रोज़ यौम विलादत पर कुछ ऐसे अशार हमारे नज़रों से गुज़रे और समातों को तक पहुँचे, और ऐसे ऐसे मुस्तनद जगहों पे, मुस्तनद फोरम्स के ऊपर जब उनको इकबाल का कहकर पढ़ा जाता है तो बड़ा दुख होता है। और फिर ज़ाहिर है नए आने वाले भी इसको इकबाल का शेर ही समझेंगे और उसको इकबाल का शेर ही कहकर पढ़ा और सुनाया जाएगा। तो ज़रूरी था कि क्लियर कर दिया जाए कि कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हो रही है और किससे बचना चाहिए और फिर उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसकी तरवीज नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।